भागलपुर का जर्दालू, कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, अनेक प्रोडक्ट्स। बेगूसराय के आसपास का टाल का इलाका है। मुझे लगता है कि दलहन और तिलहन पैदा करने का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता है। उस एडिशन का शुभारंभ में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मैं पंकज जी TV9 का विशेष आभारी, जिनके कारण मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हो सका। श्री अदिति जी और उनके साथियों ने बिहार के सामर्थ्य और बिहार की यूनिक आइडेंटिटी में समान विचारधारा रखने वाले मित्रों के बीच कोलैबोरेशन के द्वारा इस भूमि के इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स को जोड़कर बिहार की तस्वीर बदलने का एक उम्दा प्रयास प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। अदिति जी तथा ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना भी करता हूँ। 23 जून 1957 के प्लासी युद्ध के 116 साल बाद 1873 में नवीन चंद्र सेन ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। नाम उसका पलासी युद्ध था। पलासी की जगह उन्होंने पलासी शब्द यूज किया, जिसे ब्रिटिश शासन ने उस समय बैन कर दिया था। लेकिन ये पुस्तक बिहार के घर घर में उस समय पढ़ी जाती थी। पलासी के युद्ध के पश्चात ही बिहार में एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। 1780-81 में सासाराम, छपरा, पटना, गया अनेक स्थानों में क्रांतिकारी विचारों का बहुत तेज गति से प्रचार प्रसार हुआ था। पटना के संबंध में तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने 1857 में लिखा था कि मीर कासिम के समय से पटना एक विद्रोही नगर रहा है। मीर कासिम आप सब जानते हैं, मीर जाफर का दामाद था। 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब भी था। मुझे लगता है कि वह ब्रिटिश अफसर लिखना चाहता था कि पटना स्वतंत्र विचारों का नगर रहा है, लेकिन उसने विद्रोही नगर लिख दिया। बिहार के इतिहास के बारे में बिहार की सीमा के बाहर जो लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार की आइडेंटिटी प्राचीन काल से ही बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए सबसे अधिक गर्व का विषय रही है। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संस्कार, साहित्य, उद्यम, आध्यात्म, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अपने नवीन विचार और कर्म के मेल से बिहार वासियों ने अपनी छाप न छोड़ी। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में अज्ञात कवियों की बाढ़ सी आ गई थी। उन कवियों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी प्रकार राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का विचार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आजादी के पश्चात के दशकों में सामाजिक भेदभाव, जाति-पात के प्रभुत्व तथा कई अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से सदियों की मेहनत से कमाई गई संपदा को कहीं न कहीं बिहार ने गंवा दिया। एक समय था, हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि लोग अपनी बिहार की आइडेंटिटी बताने में भी शर्म महसूस करने लगे थे। ये कड़वी सच्चाई भी है। जो समाज अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान को खो देता है, वो आत्मिक रूप से निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। उस समाज में नए विचारों का जन्म भी बंद हो जाता है। बशीर बद्र ने एक शेर लिखा था, मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते आएगा। मैं मानता हूँ कि कई बनकर बैठ गया था। मुझे प्रसन्नता है कि समय का चक्र बदला है। 21वीं सदी में बिहार में फिर से एक बार पुनः जीवंत आई है। नए विचारों का जन्म भी हो रहा है और उसी कड़ी में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव प्रयास भी कर रहा है। बिहार की आइडेंटिटी, बिहार का गौरव और गौरव की भावना, बिहार की तस्वीर बदलने के विचारों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए।
मुझे लगता है कि विचारों को लक्ष्य की प्राप्ति का द्वार माना जाता है हमारे यहाँ। अगर हमारे विचारों में दृढ़ विश्वास हो तो वह न सिर्फ समाज को समझाने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं, बल्कि वही परिवर्तन के कारक भी बनते हैं। मुझे लगता है कि जो विचार परिवर्तन का आधार बन जाते हैं वह समाज में सेल्फ रेप्लिकेट करने लगते हैं। ईडी ऑस्पेंस्की ने अपनी किताब टर्टियम ऑर्गेनम में लिखा है कि विचारों की ऊर्जा, उसकी शक्ति असीम है, अपार है, अनंत है। And he had said, and I quote, "Ideas can liberate enormous quantities of energy and create infinite series of phenomena. An idea can act for centuries and millenniums and only grow and deepen, evoking ever new series of phenomena, liberating ever fresh energy. We know that thoughts continue to live and act when even the very name of the man who created them has been converted into a myth, like the names of the founders of ancient religions, the creators of the immortal potential works of antiquity, heroes, leaders, prophets. Their words are repeated by innumerable lips. Their ideas are studied and commented upon." Unquote. मुझे विश्वास है कि आप लोग जिन नए विचारों पर काम कर रहे हैं वह सेमिनार तक सीमित न होकर लक्ष्य की प्राप्ति में भी निश्चित रूप से सहयोग करेगा। और मैं समझता हूं कि यही ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं जन केंद्रित विचारों, उसके आधार पर स्ट्रेटजी बनाने तथा उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के टाइम बाउंड मैनर में परिवर्तन लाया जाए, मैं समझता हूं इस पर सभी लोग भरोसा करते होंगे या विश्वास करते होंगे। स्ट्रेटजी, स्पीड और स्केल, अगर हम इन 3 एस को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों के साथ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते की चुनौतियां भी सीढ़ियां बनती जाएंगी। नेपोलियन को जब निर्वासित करके सेंट हेलेना के निर्जन आइलैंड में भेजा गया तब उसने बड़ा आत्मचिंतन किया था। बाद में उसने अपने सलाहकारों से कहा था कि अगर वह अब अपने जीवन में किसी चीज से सबसे ज्यादा सावधान रहता है तो वह बौद्धिक सिद्धांत है। ब्रूनो कार्लसन ने अपनी किताब में लिखा भी है कि बाद के वर्षों में अपने जय पराजय के अनुभवों से नेपोलियन को एक बात समझ में आ गई थी कि सही स्ट्रेटजी वही है जो अगर जमीन पर उतरे तो लक्ष्य प्राप्त करने का कैंपेन बन सके। और इसीलिए मेरी पहली सलाह होगी कि आप लोग मिल करके इस प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअल्स और आइडियाज, व्यक्तित्व और विचारों के लिक्विड नेटवर्क के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुझे लगता है ये कोई कठिन काम नहीं होगा। सामान्य तौर पर अगर देखें तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये बड़ा नंबर है, लेकिन अगर न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ विस्तृत कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स होते हुए भी मस्तिष्क की उपयोगिता जो है वो व्यर्थ साबित हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव में वो क्षमता है कि इस अभियान से जुड़ी हस्तियों, व्यक्तित्वों का एक लिक्विड नेटवर्क स्थायी तौर पर तैयार करें, समाज के सबसे इन्फ्लुएंसिंग न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन स्थापित करें जो बिहार के सर्वांगीण विकास के एकमेव लक्ष्य के साथ आने वाले दिनों में काम करें। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं। हर एक क्षेत्र में बिहार के लोगों ने इस बात को साबित भी किया है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। उस टैलेंट पूल का अधिकतम उपयोग कैसे हो, उसका कनेक्शन स्थापित करके बिहार के यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जीआई टैगिंग का अभियान शुरू हुआ है। भागलपुर का जर्दालू, कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, अनेक प्रोडक्ट्स इस विशेष इकोनॉमी को बदलने में योगदान दे सकते हैं, इनमें क्षमता है।
एग्रीकल्चरल तथा हैंडीक्राफ्ट की जीआई टैगिंग के प्रोसेस में प्रशासनिक सहयोग भी आवश्यक होता है, लेकिन ये भी किसी प्राइवेट संस्थान या सोसाइटी द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी प्रबुद्ध जन और इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं को और प्रेरित करने से महत्वपूर्ण भूमिका ये संस्थाएं निभा सकती हैं। सालों से बिहार ने जलवायु अनियमितताओं की वजह से अनेक प्रकार की चुनौतियां झेली। अनेक जिलों ने बाढ़ का कहर झेला है, अनेक जिलों में सूखे की मार रही है। किसान और किसानी दोनों के लिए उसका अस्थायी समाधान ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो बेगूसराय के आसपास का टाल का इलाका है, मुझे लगता है कि दलहन और तिलहन पैदा करने का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। पीछे कभी मैंने देखा था कि बिहार सरकार ने वहां जल जमाव न हो इसके लिए एक योजना बनाई है। अभी कुछ दिन पहले दिनकर जयंती पर मुझे दिनकर जी के गांव जाने का अवसर मिला था, वहां के लोगों से बातचीत का भी अवसर मिला। अब ये सुनिश्चित करना कि जो परियोजना स्वीकृत हुई थी वो सही मायने में जमीन पर उतर जाए, ये बड़ा आवश्यक है। किसान और किसानी दोनों के लिए इसका स्थायी समाधान करना ये आवश्यक है। वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नीश प्रोडक्ट्स, इन पर मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। हैंडीक्राफ्ट का कायाकल्प, ताकि वैश्विक मार्केट में बिहार के इन प्रोडक्ट्स की नई पहचान बने, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, खटवा वर्क हो, सुजनी की कढ़ाई हो, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट हो, भागलपुर का सिल्क कभी पूरे देश में जाना जाता था, मंजूषा आर्ट, इन सबको भी जीआई टैग मिल चुका है। इस सेक्टर की संभावनाओं का अधिकतम दोहन कैसे किया जाए, इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और बिहार की जो यूनिक कलाएं, उनके माध्यम से बिहार की ब्रांड पोजीशनिंग भी तैयार होगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम की मैंने डिटेल देखी है। एक सेशन इंडस्ट्री को लेकर के है, बिहार कैसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने, ये सबसे बड़ा आवश्यक है। एक चीज से तो मुक्ति हो गई है। सामान्य तौर पर इन्वेस्टर समिट मैं मानता हूं कि बहुत कारगर होते नहीं है, लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। सामान्यतया मैंने इन्वेस्टर समिट में देखा है कि प्रस्ताव आते हैं और वो जमीन पर उतरते नहीं है, अखबारों में खबरें छप जाती हैं। अब जो प्री कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि उसको बिहार ने प्राप्त कर लिया है और इसे और बेहतर किया जा सकता है। पीस एंड स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिहार के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री यह देखती है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां वहां शांति है कि नहीं है, स्थायित्व है कि नहीं है। क्योंकि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जब आएगा तो मुनाफे के लिए आएगा, बड़ा सीधा सिद्धांत है, किसी के कहने होने से कोई आता नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी क्या होगी, बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति कितना क्षमता देती है इंसेंटिव्स देने की, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। टैक्सेस के माध्यम से हम क्या ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाना ये बड़ा दुष्कर कार्य था। सामान्य तौर से आजादी के बाद से 2021 तक प्राइवेट सेक्टर का कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ का था। कई दिक्कतें भी थी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर में जमीन की है। जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।